आपका स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। आपका कल बोर्ड एग्जाम है। आपके लिए रे ऑप्टिक्स के 10 मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन लेके आया हूं सीबीएसई के। इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं। मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का 5 मार्कर क्वेश्चन कल बोर्ड एग्जाम में आता है तो ज्यादातर क्वेश्चंस में एक ऊपर डायग्राम बनाना होता है और साथ में नीचे एक न्यूमेरिकल होता है। इन 5-6 न्यूमेरिकल में से ही एक न्यूमेरिकल आना चाहिए, क्योंकि ये सारे, उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि बस ये क्लिकबेट चल रहा है, बस एक ही मैंने बोला हाँ ऐसा है वैसा है, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के 5-6 क्वेश्चंस हैं। और आप जा करके मेरे कहने पे या अपने आप प्रीवाईक्यूज चेक कर लीजिए, पास्ट रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, इनकी वैल्यूज भी कभी चेंज नहीं हुई हैं क्वेश्चंस की बोर्ड्स में। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के 5-6 न्यूमेरिकल इतने पॉपुलर हैं कि बोर्ड में 4-4 बार 3-3 बार सेम वैल्यूज के आए हैं, सेम वैल्यूज लेकर के आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस, 2-3 प्रिज्म के क्वेश्चन, एक आध लेंस मेकर के, एक आध लेंस फॉर्मूला के, 10 टोटल क्वेश्चंस हैं। आप जरूर करके जाइए। अगर आपने कर लिया तो क्विकली आप इस वीडियो पे जल्दी स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको आता है या आपको नहीं आता। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कुछ 10 सुपर इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाएंगे। और इससे पहले मैं 4 वीडियोस डाल चुका हूं आपके लिए, 5 वीडियोस इनफैक्ट। एक सारे के सारे 14 चैप्टर्स के फिजिक्स के फॉर्मुलेज एक साथ 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो में 14 के 14 चैप्टर, और सिर्फ फॉर्मुले लिखे नहीं है, उन्हें एक्सप्लेन भी किया है। आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस, और बाकी पूरी बुक के 5 चैप्टर्स के बुक 1 के लगभग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बुक 1 के आपको दे चुका हूं। इस रे ऑप्टिक्स में मैं आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस लेके आया हूं। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहली बात, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये आपका जो है मेरे ख्याल से 24 या 25 का मैं बच्चों को बोर्ड करवा रहा था पेपर, तो उसमें भी एमसीक्यू के तौर पे आया, शायद 25 के क्वेश्चन में आया। ठीक है, बहुत सारे सेट थे तो उनमें से एक सेट में आया था। ठीक है, चलिए। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो ऐसा होता है कि उस टैंक के ऊपर से एक एरिया होता है, सर्कुलर पोर्शन, जिससे लाइट बाहर जाती है। उस सर्कुलर पोर्शन का आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। ठीक है, तो मैं जनरलाइज डिराइव कर दे रहा हूं आपके लिए फॉर्मूला, ये एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन ये है कि एक टैंक है, टैंक में भरा है बालको पानी। ठीक है, पानी भरा है। ठीक है, पानी भर देते हैं, रुकिए, टैंक में भर देते हैं। ओ हरा पानी नहीं, काई नहीं लगी हुई, एल्गे नहीं है भाई, साफ सुथरा पानी। ठीक है, पानी भरा हुआ है भाई लोगों। ठीक है, आपने टैंक के बॉटम में एक बल्ब रख दिया है। ठीक है, टैंक के बॉटम में आपने एक बल्ब रख दिया है, ये रहा आपका बल्ब। ठीक है, इस बल्ब से लाइट जा रही है, ये लाइट रेज निकल रही हैं। अब आपको पता है लाइट रेज जब डेंसर टू रेयर जाती हैं तो अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो TIR हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक ऐसे कोन बना दिया इधर और मान लिया कि ये जस्ट क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन है, तो यहां पर ग्रेजिंग चली गई लाइट। ठीक है, ये जस्ट क्रिटिकल एंगल है। ओके ओके बच्चों, अब अगर यहां पर आएगी लाइट तो यहां पर जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो लाइट रे अंदर ही चली जाएगी। तो सिर्फ इस सर्कुलर पोर्शन से लाइट रे बाहर निकलेगी। हमें उस सर्कुलर पोर्शन की रेडियस और एरिया बताना है, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन है, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी क्रिटिकल एंगल हो गया। ये रेडियस हो गई यार, ये हाइट h, स्मॉल बल्ब है। ठीक है, ठीक है, ये P पॉइंट है। चलिए, ये एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं tan IC क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें कोई फिजिक्स नहीं लगी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। tan थीटा क्या है? tan थीटा है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, tan IC क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यानी ये हो गया आपका sin IC। cos थीटा क्या होता है? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू R बाय H। अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हैं P पॉइंट पे तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, पानी के अंदर एंगल है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एंगल है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपका साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया बालको 1/म्यू। यहां पर आप साइन IC की वैल्यू 1/म्यू डालेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे,
साइन आई सी की वैल्यू 1/μ डालिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, तो उस सर्कुलर पोर्शन की रेडियस आएगी r = h/√μ² - 1, एरिया πr² से निकल जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर h को 80 डालना है और μ को 4/3 डालना है, रेडियस आ जाएगी πr² से एरिया आ जाएगा। मैंने अपना काम कर दिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P। देखिए कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है भाई, कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और वो P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। कोई P पॉइंट है कहीं पर, कोई बात नहीं, P पॉइंट है कहीं पर, वो P पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज हो रही है। ओके, ठीक है, कन्वर्जेस एट पॉइंट P। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज, अगर लेंस कॉन्वेक्स होगा तो आपने यहां पर क्या किया, अब आपने ये किया है, अब आपने ये किया है कि बीम ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है, ये कन्वर्ज हो रही थी। ओके, ये कन्वर्ज हो रही थी बीम। आपने इसके रास्ते में एक लेंस रख दिया 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। कौन सा लेंस रखा, कॉन्वेक्स लेंस रखा आपने। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। कह रहे हैं अब रेज कहां कन्वर्ज होंगी, तो ये 12 सेंटीमीटर क्या है, अब P पॉइंट क्या है, P पॉइंट इमेज नहीं है, P पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगता है रियल ऑब्जेक्ट, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज बाहर निकले, कौन सी रेज, इंसिडेंट रेज, तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। और अगर इंसिडेंट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो P पॉइंट अब आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और अब आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो 1/f = 1/v - 1/u, फोकल लेंथ है 20, v आपको निकालना है, u आपका +12 है, क्योंकि अलोंग द इंसिडेंट रेज मेजर कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट राइट में है तो +12 है। ठीक है, अब यहां से v निकाल लीजिएगा, यह आपके हिस्से का काम रहेगा। ठीक है, इसका बी पार्ट भी है क्वेश्चन का। मैं थोड़े से कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे अब 6, 7, 8 के तो है नहीं कि एलसीएम लेना सीखेंगे। तो आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ आ रहा है। आज की वीडियो जितनी प्रिसाइज हो उतना बढ़िया है, क्योंकि अब आपके पास समय तो है नहीं। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अगर इसमें कॉनकेव लेंस रख दिया जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। बस फोकल लेंथ -16 ले लीजिए, 1/v - 1/u, यहां से u निकाल लीजिएगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये और पास कन्वर्ज हो जाएगी, कॉनकेव लेंस पे दूर जाके कन्वर्ज होगी। आई होप आप समझ गए बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आइए अगला सवाल आ गए बच्चों। देखिए, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा माइक्रोस्कोप, तीसरा टेलीस्कोप, एक और माइक्रोस्कोप और एक लिक्विड लेंस, एक प्रिज्म, एक और प्रिज्म, एक और प्रिज्म। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। आइए मैं सॉल्व कराता हूं आपको। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, ये माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके बाद एक शायद हमने टेलीस्कोप का मिस कर दिया है, तो टेलीस्कोप का क्वेश्चन मेरे को याद है एनसीईआरटी का, मैं वो भी करा दूंगा। 10 नहीं शायद 11 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। आइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, डायग्राम नहीं बनाना, हम रफ डायग्राम बनाएंगे बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। डायग्राम प्रॉपर आपको इससे पहले वाले पार्ट में बनाना ही होगा। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। इंडीड सही है भाई, सही है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, दोनों लेंस के बीच की दूरी 15 है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम फॉर हेल्दी ह्यूमन आई। तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के f और 2f के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, उसकी रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज बनाता है। रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज, हाँ ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज बन गई। राइट, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करें, अब हम जो इमेज बनती है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है, अब पहले केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज चाहिए, तो मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा हूं। अब जो इमेज बनी है वो आईपीस के फोकस के अंदर बनी है, तो आईपीस अपनी वर्चुअल इमेज बनाएगा इसकी। ठीक है, तो आईपीस अपनी वर्चुअल इमेज। तो आपको बताऊं, मैंने ना मैं तो कोई वीडियो देखता नहीं हूं वैसे यूजुअली पढ़ाई वगैरह की, बट कभी कभी फीड में आ रहे थे तो मैं आपको बताता हूं। कुछ खिलाड़ी लोग बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े धुरंधर टीचर, 8-8 लाख व्यूज हैं, लाख बच्चे लाइव देख रहे हैं, वो डायग्राम ना ऐसे बना देते हैं, वो डायग्राम ऐसे बना देते हैं। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा ना, मैं किसी का नाम ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, बट मैं बता रहा हूं आपको कि आप एनसीईआरटी के डायग्राम देख के जाइएगा। लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये सब सही है, कहते हैं ये गई, अब यहां इमेज बन गई, फिर यहां इमेज बनाते हैं, अच्छी बात है। फिर कहते हैं अब जो ये इमेज है इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट है, यहां से फिर से रेज जाएगी। भाई बिल्कुल गलत है डायग्राम, बिल्कुल गलत है।
अरे लॉजिकली वो ठीक है कि ये जो इमेज बनी है उससे फिर से रेज जाए, उससे वो इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। भैया यहां कोई मीडियम चेंज हुआ है जो तुमने रे अपने आप ही बेंड कर दी है? कोई मीडियम चेंज हुआ है यहां पर? तो एक्चुअली में क्या होता है, ये रेज गई जहां इंटरसेक्ट करी वहां इमेज बनी और ये फिर से उसी लेंस पे फॉल करी। डायग्राम ये सही है, ये बिल्कुल गलत डायग्राम है, बिल्कुल गलत। आप एनसीईआरटी चेक करेंगे आपको ये डायग्राम दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। 10वीं क्लास के बच्चे नहीं है कि आप उन्हें कुछ भी बोल देंगे। तो 12th क्लास में लोग, बहुत से लोग हैं जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डायग्राम ही गलत पढ़ा रहे हैं। यहां इमेज बनाई, फिर इससे कह रहा है फिर से रे गई, फिर से इमेज बनेगी। अरे वो रे बेंड कैसे हो रही है? यहां कोई मीडियम चेंज थोड़ा हुआ है। एक तो बहुत ही अमीर टीचर है, उनके साथ भी यही हाल है। गलत है भाई साहब, वीडियो में मिलियन से ज्यादा व्यू में पढ़ा सब गलत रखा है, डायग्राम ही गलत है, उसके बाद की तो बात ही छोड़ो। एनीवेज क्या कर सकते हैं, आइए अब बनाते हैं इमेज। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, ठीक है ना? उतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा मैं अभी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको एक बार बस आइडिया दे दूं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना? डायग्राम पूछा गया, मैं तो बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बता रहा हूं, राइट? ठीक है, अब रेस को पोलियो हो जाएगा यार बनाते हुए, प्लीज डोंट माइंड ना। लॉजिकली सही है डायग्राम, बट आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? ये इमेज बन जाएगी। ये इमेज को आप A डबल डैश बोल दीजिए, ऑब्जेक्ट को आप AB बोल दीजिए, और इमेज इसको आप A डैश B डैश बोल दीजिए। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनी है वो इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस है। आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है UE, राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया। मैं कुछ पार्ट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? रफ आइडिया मैंने आपको डायग्राम का दे दिया। आप एक बार डेटा देखिए, डेटा क्या है। आप लिखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। माइक्रोस्कोप के अंदर आप अनलेस कि आपको सब कुछ दे दें और सीधे मैग्नीफाइंग पावर पूछ लें, अदरवाइज आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना होता, ठीक है? ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट से करना होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस देखिए और उसके बाद आप आईपीस लेंस देखिए। आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है ना। आप लेंस फॉर्मूला भी आप उस लेंस के लिए लगा सकते हैं जिसमें U, V और F में से दो चीजें नोन हो। दो अननोन में तो आप नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, UO तो आपसे पूछा गया और यहां पर आपका VO भी गिवन नहीं है, ठीक है? कुछ भी गिवन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है UO कितना है। ऑब्जेक्टिव U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से, V मतलब इमेज डिस्टेंस, O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से, है ना? आईपीस लेंस के लिए क्या हो रहा है? आईपीस लेंस के लिए फोकल लेंथ है आपकी 6.25। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आईपीस लेंस से इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। 25 सेंटीमीटर फॉर हेल्दी ह्यूमन आई बोल दिया उन्होंने। तो यहां से इमेज डिस्टेंस आपका -25 है। बस क्या ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल सकता है? निकल सकता है। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन था दोनों लेंस के बीच की दूरी 15 है। आपको ये क्वेश्चन अब चमक जाना चाहिए। मैं एक बार आपको चमका देता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा होगा, सुनिए। आईपीस लेंस के लिए दो डेटा गिवन है। क्या हम लेंस फॉर्मूला लगा के आईपीस लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। नेगेटिव आएगा, मॉड ले लीजिएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना ये निकाल लीजिएगा। निकाल लेंगे? निकाल लेंगे, अभी निकालता हूं मैं। 15 में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी आ जाएगी, और जब ऑब्जेक्टिव लेंस की VO भी आ गया तो फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा के आप UO भी निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है ना? तो लॉजिक ये है। आइए मैं करके दिखाता हूं। 1/FE इज 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है, राइट? तो 1/6.25 प्लस 1/25 इज -1/UE इंडीड। वी टेक द एलसीएम बच्चों, तो एलसीएम आएगा 25 ही आएगा। और ये कितना है? 4 प्लस 1 -1/UE बच्चों। तो UE कितना आ गया आपका? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्लीज। UE आ जाएगा आपका -5। UE आ गया आपका -5। तो बस ये बता रहा है कि उस लेंस के लेफ्ट में है। तो टोटल 15 था और ये -5 को भूल जाइए, 5 मानिए इसे, मैग्नीट्यूड लीजिए। तो VO कितना आ गया? 10 आ गया। VO कितना आ गया आपका? 10, है ना? अब VO अगर आपका 10 आ गया, मैं नहीं कर रहा आगे सॉल्व। 1/FO इज 1/VO माइनस 1/UO से UO आ जाएगा। 2 और 10 डाल दीजिएगा। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी रखा जाए ऑब्जेक्टिव लेंस से आ जाएगा, है ना? आई होप आप समझे। आइए इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि हम फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना रहे हैं। ओके, दैट डजंट मैटर, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से हमें, है ना बच्चों?
तो फाइनल इमेज हम इन्फिनिटी बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम तो थोड़ा मैंने रफ ही बनाया है यार, माइंड मत करिएगा, हाँ उतना अच्छा तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए, और मैं डायग्राम सिखा भी नहीं रहा हूँ आपको अभी, है ना, मैं आपको बस इसके न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। अब आपने क्या करा, अब आपको ये क्लैरिटी से पता है कि अगर आपने फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाई है, बी पार्ट के अंदर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इमेज एट इन्फिनिटी, तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है आई पीस लेंस, तो ऐसे कैसे बना देगा, वो तो तभी बनाएगा ना जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे हो। ये जो फिर से आई पीस लेंस इमेज इन्फिनिटी पे तब बनाएगा ना जब ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज आई पीस के फोकस पे बनाई हो। तो आई पीस का फोकस कितना है, 6.25 है, तो अब ये डिस्टेंस तो क्लियरली 6.25 ही आ गया। तो आई पीस वाला पार्ट तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो गया अब, है ना, आई पीस वाला पार्ट तो अब सॉर्ट ही हो गया, है ना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 6.25 निकाल चुके हैं अब आप, ये तो हो ही गया। अब आपको क्या करना है, 15 में से 6.25 माइनस करिए तो कितना आएगा, 8.75 सेंटीमीटर। 1/FO इज 1/VO माइनस 1/UO लगा दीजिए, यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी आ जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस से, है ना बच्चों, आप समझ गए न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। ये आपका मैं रफ डायग्राम बना पाऊंगा। रेज को पोलियो हो रहा है, प्लीज डोंट माइंड ना, ठीक है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन गई बच्चों, आई होप आप समझ गए। आइए अगला सवाल करते हैं माइक्रोस्कोप का। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए उल्टा आ गया क्वेश्चन। अब यूओ दे दिया है, इमेज कहां बन रही है, और पूछ रहे हैं कि लेंसेज के बीच की दूरी क्या है। लेंसेज के बीच की दूरी का मतलब है, आप बताइए ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी दूर इमेज बना रहा है, वीओ, उसका मॉड ले लीजिए। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, यूई, उसका मॉड ले लीजिए, दोनों का सम करिए, दोनों लेंस के बीच की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। देखिए अब एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन है, पर्सन है जिसका नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 से 8 मिलीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। शार्प फोकस का मतलब है फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। अब देखिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, रफली देख लीजिए, रफली बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईपीस इमेज, ये ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा जो आई यार ऐसे ही बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, समझ जाइए आप, बस मैं बस न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं। डायग्राम बनाना वैसे बड़ी बात नहीं है कोई, बट हर एक डायग्राम में बनाना पड़ेगा तो बहुत, हर एक को न्यूमेरिकल में बनाना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा। फाइनल इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन रही है, ठीक है, ठीक है, रफ है ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। सुनिए आप, आ जाइए वापस। अब आपको एक डेटा यूज करना है, कोई भी डेटा यूज करके वीओ निकालना है, और आपको कोई भी डेटा यूज करके यूई निकालना है, और दोनों का मॉड लेना है, तो आपको दोनों लेंस के बीच की दूरी पता लग जाएगी, इतनी सी बात है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या गिवन है, और लगता है कि कर पाएंगे या नहीं। आइए ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में क्या मिलता है भाई, एफओ है 8 mm मतलब 0.8 सेंटीमीटर, आईपीस के लिए फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 9 mm 0.9 सेंटीमीटर, ओके। शार्प फोकस मतलब आईपीस इमेज बना रहा है -25 पे। भाई मैं कर चुका हूं क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप समझ जाइए। 1/f पूरा सॉल्व ही नहीं करूंगा, 1/VO माइनस 1/UO, अननोन में साइन कन्वेंशन लगती नहीं है, 1/0.8 1/VO माइनस UO नेगेटिव लेंगे 1/0.9, यहां से VO आ जाएगा, जो आएगा उसका मॉड लेना, वैसे पॉजिटिव ही आएगा VO नेगेटिव आएगा ही नहीं, टंटा ही खत्म। VO निकाल लीजिएगा यहां से, ठीक है, VO निकाल लीजिएगा यहां से। आईपीस में देखिए क्या होगा, आईपीस में 1/FE इज 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है, तो 1/2.5 माइनस 1/25 माइनस 1/UE, UE नेगेटिव आएगा यहां से, ठीक है, UE निकाल लीजिएगा, नेगेटिव आएगा। अब आपको दोनों लेंस के बीच की दूरी निकालनी है, तो ऑब्जेक्टिव ने कहा इमेज बनाई, वहां से आईपीस ने उसको ऑब्जेक्ट मान लिया, दोनों लेंस के बीच की दूरी आ गई प्यारे बच्चों। आइए अगला सवाल करते हैं बच्चों। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार तो मैंने बोर्ड में देखा है, एनसीईआरटी बैक है। टेलीस्कोप पे अगर न्यूमेरिकल आता है तो या तो ये वाला आता है, या फिर एक और है 100 किलोमीटर की दूरी पे एक टावर है 300 मीटर की हाइट का, उसकी इमेज बनानी है। एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है, वो 2012 में आया था एक बार बोर्ड में पहली बार।
एक जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है एट एन ऑब्जर्वेटरी, हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। तो एफओ है आपका 15 मीटर, ओके नो प्रॉब्लम। एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ ओनली 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर बतानी है, एंगुलर मैग्निफिकेशन नेगेटिव एफओ बाई एफ, या एफओ बाई एफ लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड लिखना है तो 1500 आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, परफेक्ट है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी काफी लाजवाब है। कह रहे इस टेलीस्कोप से, जैसे बचपन में आपने एक कॉन्वेक्स लेंस से सन की इमेज बनाई है ना बिल्कुल फोकस पे, तो उसे पेपर जलाया है, वैसे हम मून की इमेज बना रहे हैं एक पेपर पे, ठीक है, चंदा मामा की इमेज बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में कोई फॉर्मुला नहीं लगता जो आपने याद किया हुआ है, ठीक है, बट एनसीईआरटी है, 3-4 बार बोर्ड में आया है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू मून, ये मून है, ठीक है, अब मून की इमेज बना रहे हैं हम किसी कागज वागज पे, ऐसे समझ लीजिए आप, ये मून है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बना रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ओके, ये मून की इमेज हो गई, ओके जी, बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं डायामीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून पूछा है, तो मून की इमेज का डायामीटर पूछा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे ही बनेगी इमेज, उतनी दूर है मून कि इन्फिनिटी पे ही मानोगे, है ही इन्फिनिटी, और क्या, फोकल लेंथ के 10 गुना को ही इन्फिनिटी ले लेते हैं लोग, ठीक है। अब जो डायामीटर, एक्चुअल डायामीटर मून का है वो है 3.48 10 की पावर 6 है, वो 106 नहीं है, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट है, लूनर ऑर्बिट ये है, उसकी रेडियस ये लूनर ऑर्बिट है, उसकी रेडियस है आपकी 3.8 10 की पावर 8। भाई साहब क्वेश्चन देखिए, अब आप कहीं ऐसा लगेगा आपको कि अरे सर इसमें तो कोई टेलीस्कोप ही यूज नहीं हुआ, θ1 वर्टिकली अपोजिट एंगल θ2, θ1 और θ2 इक्वल होंगे, बोथ बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 कर दीजिए। लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, थीटा का फॉर्मूला होता है। भाई हो गया क्वेश्चन, हो गया हो गया हो गया हो गया। कैपिटल डी की वैल्यू आपके पास है, रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट आपके पास है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपके पास है क्वेश्चन के अंदर, बस स्मॉल डी निकल आएगा, ये इमेज मून की इमेज का डायमीटर है। क्वेश्चन आपके हिस्से का रहेगा, कर लीजिए, ठीक है। एक ना क्वेश्चन है, पता नहीं हमने टाइप किया है नहीं किया, नहीं किया है शायद, कोई बात नहीं। देखिए एक ना क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं बता दे रहा हूं, इसके अलावा ना एक टेलीस्कोप का और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बैक है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है बट कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझा सकता हूं। कि ऐसे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, कुछ भी होगी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर, टावर की हाइट है 100 मीटर, 3 किलोमीटर पे टावर है, 3000 मीटर पे, ठीक है, परफेक्ट है। अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ इमेज ऑफ द टावर फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ये टावर की इमेज बनाएगा उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, तो ये अपने फोकस पे ही तो बनाएगा, और कहां बनाएगा, अपने फोकस पे ही तो इमेज बनाएगा ना बच्चों, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब तो इस पे क्या करते हैं क्वेश्चन में, यहां पर फोकल लेंथ दे देते हैं आपको, मुझे वैल्यू याद नहीं है अभी, बट मोस्ट प्रोबेबली एफओ कुछ भी ले लेते हैं यार हम, एफओ हम एफओ बाय एफ ही ना, इसको हम 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है बच्चों, ठीक है, होप यू डोंट माइंड, ठीक है। वैसे 28 आता था इसका, ये 14/3 आता है इसका आंसर, छोड़िए, बस ये दे देते हैं कि एक टावर है, अब देख लीजिएगा एनसीईआरटी, 100 मीटर की हाइट है, 3 किलोमीटर की दूरी पे एक टावर है, उसकी इमेज बनानी है ऑब्जेक्टिव के द्वारा, तो ये इमेज ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ही बनेगी। θ1 इक्वल टू θ2, तो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप ले लीजिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां से एफओ आपका गिवन होगा, H1 निकल आएगा, H1। फिर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए जो आईपीस है वो भी अगर इसकी इमेज बनाता है, तो जो आईपीस इमेज बनाएगा उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है आईपीस कहां इमेज बना रहा है, तो मान लो अगर आईपीस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है, तो आईपीस का मैग्निफिकेशन यूज होगा 1+d/f, ठीक है, d 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आईपीस की इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है, यही क्वेश्चन है। ये 3 किलोमीटर और 100 मीटर बिल्कुल सेम वैल्यूज है, एफओ एफई मुझे याद नहीं है, आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। एफई तो शायद उसमें 6 सेंटीमीटर ही है, एनीवेज आप कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पहली बार दिल्ली 2012 में आया था। आइए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x
इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। तो माइक्रोस्कोप है तो इसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है आपकी 1.25 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ विल यू सेटअप द माइक्रोस्कोप, इसका ये मतलब हो गया कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच की दूरी कितनी रखोगे। तो माइक्रोस्कोप में मान लेते हैं फाइनल इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, वैसे आई इज मोस्ट रिलैक्स तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती हैं, बट चलिए हम यहां पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लेके ही ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट माइक्रोस्कोप में हमेशा कुछ मेंशन नहीं होता तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ले लेता हूं और टेलीस्कोप में इन्फिनिटी ले लेता हूं। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन्ड होना चाहिए कि आपको कौन सा एडजस्टमेंट चाहिए, वो मुझे लगता है कि बोर्ड में मेंशन्ड होगा। चलिए, प्रेफर वैसे इन्फिनिटी वाला ही किया जाता है क्योंकि उस केस में आईज मोस्ट रिलैक्स्ड होती है, आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है ना। पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बहुत स्ट्रेन पड़ता है, नदियां झरने वादियां देख रहे थे कहां स्ट्रेन पड़ता है बालकों आंखों पे, है ना। ठीक है, चलिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन 30x है यार, ये क्या होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है कुछ -30 ऐसा कुछ। अब फाइनल इमेज अगर मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा हूं तो आईपीस की मैग्निफिकेशन फिक्स होती है। अगर आईपीस फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना रहा है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर d/f लेते हैं, और अगर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है तो 1 + d/f लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में ज्यादा होती है, बट फिर भी नॉर्मल एडजस्टमेंट को प्रेफर किया जाता है क्योंकि उस केस में आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। ठीक है, हर जगह पर फायदा नहीं देखते हैं बालकों। 1 + d/f, 1 + 25 बाय आईपीस की फोकल लेंथ 5, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर 6 आ गई। तो MO × ME करेंगे अगर आप तो ये -30 है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन आ गई आपकी फिर -5। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। हाउ विल यू सेटअप द माइक्रोस्कोप, तब आपको दो दिक्कतें हैं यहां पर, एक आपको VO चाहिए, एक आपको VO चाहिए और साथ में आपको UE भी चाहिए, UE भी चाहिए, और आपको इन दोनों का सम निकालना है, मॉड में VO और मॉड में UE। तो देखिए एक चीज तो निकल आएगी, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का ना एक फॉर्मूला होता है F - V/F, तो FO - VO/FO -5, तो यहां से आपका VO निकल आएगा। ठीक है, यहां से आपका VO निकल आएगा। ठीक है बच्चों, यहां से आप FO डालेंगे 1.25 तो यहां से VO निकल आएगा, तो VO आपका आ गया, VO आ गया, उसका मॉड ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब सुनिए, अब आ जाइए वापस आईपीस पे। आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। आईपीस का UE आपको निकालना है, इमेज डिस्टेंस है -25, आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है भाई, 5, तो 1/FE 1/VE -1/UE 1/5 -1/25 -1/UE। UE आपका नेगेटिव आएगा बच्चों, और नेगेटिव आएगा उसे मॉड ले लीजिएगा। VO का मॉड और UE का मॉड आपको दोनों लेंस के बीच की दूरी देगा। इसका मतलब हाउ विल यू सेटअप द माइक्रोस्कोप या हाउ विल यू सेटअप द टेलीस्कोप का सवाल आता है तो फिर आपको मॉड VO मॉड UE लेना होता है बच्चों। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आए होंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मैंने क्वेश्चन बहुत रैपिडली आपको करा दिए। आइए अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, बोर्ड में 2-3 बार आया है। एक बार 45-30 सेंटीमीटर की वैल्यूज लेके 2020 में कोविड टाइम में A और B लेके आया था। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की जगह ये डिस्टेंस A और B दे दिया था। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसके नीचे मिरर है, एक प्लेन मिरर और लेंस के बीच में फिर आपने एक लिक्विड डाल दिया। तो ये कह रहे हैं अब कि जब लिक्विड प्रेजेंट है तो इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गए, ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल 45 सेंटीमीटर पे। जब आपने लिक्विड रिमूव कर दिया तो ये 30 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड कर गए। ठीक है, तो एक बार लिक्विड नहीं है तो 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं। प्लेन मिरर के ऊपर पानी के ऊपर लेंस। जब पानी प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट और इमेज 45 सेंटीमीटर की दूरी पे कोइंसाइड कर रहे हैं। लेंस को हटाया, पानी को पोंछ दिया, साफ सुथरा मिरर कर दिया, फिर से लेंस रखा, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज 30 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड कर रहे हैं। सवाल ये है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। हम विदाउट लिक्विड वाला केस पहले करते हैं कि मान लीजिए विदाउट लिक्विड है। तो ये मिरर है बच्चों, ये मिरर है, मिरर पे रखा हमने कॉन्वेक्स लेंस।
मिरर पे हमने रखा बालकों कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, हमने मिरर पे कॉन्वेक्स लेंस रख दिया और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अगर अंत में प्लेन मिरर है तो रेज रिट्रेस तब करेंगी पाथ को जब ये लेंस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना दे, मिरर पे परपेंडिकुलरली जाए, यानी जो ये ऑब्जेक्ट है वो लेंस के फोकस पे रखा होना चाहिए, ठीक है। अब लेंस की फोकल लेंथ f1 आ गई, कॉन्वेक्स लेंस की 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/f1 इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए म्यू माइनस 1 2/r होता है, तो 1/30 इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 2/r। तो यहां से लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। तो यह आपका पहला केस हो गया। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30 आई और दूसरा लेंस के दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 30 आ गई बच्चों। ओके, ठीक है। अब इसमें केस 2 भी है। अब केस 2 क्या है सुनिए, इसमें केस 2 यहीं बना दे रहा हूं डायग्राम में, चलिए दोबारा बना देता हूं। ये केस 1 है बालकों। अब केस 2 क्या है, मैंने उल्टा सॉल्व किया, पहले केस 2 किया फिर केस 1 किया। अब आपने इस लेंस और मिरर के बीच में कुछ पानी वानी डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, पानी ही होता है एक्चुअली में वो, ठीक है, लिक्विड डाल दिया। लिक्विड डालने से क्या हुआ भाई, लिक्विड डालने से इस मिरर के बीच में लिक्विड का भी एक प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बन गया, लिक्विड का एक लेंस बन गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब इन दोनों की फिर से इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर गए, बट अब की बार 45 सेंटीमीटर पे किए, तो इसका मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ अब बढ़ गई, है ना। अब ये इफेक्टिव फोकल लेंथ किसकी है, इस प्लेनो कॉनकेव लेंस की और कॉन्वेक्स लेंस की, मिला के कितनी आई 45 आई। तो 1/f1 कॉन्वेक्स लेंस की, और ये लिक्विड का जो लेंस बना है उसकी फोकल लेंथ f2, मिला के कितनी आई 45, है ना। सही है बच्चों, ये इरेज कर रहा हूं पार्ट, है ना, याद रखिएगा डेटा। चलिए अब क्या होगा, अब सुनिए, f1 था 30 प्लस f2 1/45, तो यहां से 1/f2 कितना आ गया आपका -1/90। अब प्लेनो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस पहले सरफेस की इनफाइनाइट दूसरे की +r, जानते हैं आप। तो 1/1 नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μl -1 -1/r। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होगी जो ग्लास की थी, पानी की शेप तो वैसे ही आएगी, ठीक है। ये प्लेनो कॉनकेव के लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब μl -1 -1/30 -1/90 रहेगा, सॉल्व करके μl आएगा 4/3। इसका मतलब प्लेन मिरर और लेंस के बीच में शुद्ध सौम्य शीतल जल है, ठीक है। 4/3 पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, μl लिखा है बच्चों, राइट। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस बोर्ड के करते हैं, क्विकली करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। रे ऑफ लाइट है PQ, ऐसे 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 आ रही है, कह रहे हैं पाथ ऑफ द रे कंप्लीट करिए, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहां पर तो परपेंडिकुलरली आ रही है, तो परपेंडिकुलरली आ गई, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये 60 है तो ट्राइंगल के अंदर ये 30 हो गया, ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 हो गया, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम रिबाउंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहां पर क्रिटिकल एंगल होता है 1/ ग्लास का है 1.5, तो 1/1.5, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया आपका 2/3। तो यहां से क्रिटिकल एंगल आ गया आपका साइन इनवर्स में 0.66, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको देखना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चों, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, साइन इनवर्स हाफ होता है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल एंगल से कम है, तो यहां TIR नहीं होगा। वैसे भी ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अंदाजन 42 डिग्री होती है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर TIR नहीं होगा, जब TIR नहीं होगा तो लाइट रे बाहर चली जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। आपको पाथ ऑफ रे ट्रेस करना था, उम्मीद है आप समझ गए। बोर्ड का क्वेश्चन है भाई लोगों, बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। आइए, बहुत बार बोर्ड में आया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार समझ लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। आइए, ठीक है। तो मुद्दा ये है 3 लाइट रेज रेड ग्रीन ब्लू जा रही हैं इस पे, ठीक है। अब आपको बताना है ट्रेस द पाथ ऑफ द रेज रीजनिंग आउट द डिफरेंस इन देयर बिहेवियर, ठीक है। तो ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ग्रीन के लिए अलग है, रेड के लिए अलग है। कॉशीज फॉर्मूला से आपको पता होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा गया कौन सा कलर उस पार चला जाएगा और किसका TIR होगा, इतनी सी बात पूछी है, ठीक है। तो अब सुनिए, अब मुद्दा यह है यहां पर
कि सबके लिए क्रिटिकल एंगल अलग होगा। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कर रहा हूं बट कोई बात नहीं। मान लेते हैं रेड कलर है ये, ठीक है, लाल रंग से ही लिखते हैं। चलिए, रेड कलर है बच्चों, रेड कलर, इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर होगा साइन इनवर्स 1/μ, यानी साइन इनवर्स 1/1.39, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है सबके लिए? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका 45 डिग्री, इसका 45 डिग्री है, ग्रीन का है, ये ग्रीन है, ग्रीन का भी 45 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्लू का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री ही है मेरे प्यारे बच्चों। 45 डिग्री है, ये आप बनाएंगे ना, ये भी 45 होगा, ये भी 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका फिक्स है, बस क्रिटिकल एंगल सबके लिए अलग है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है रेड कलर की लाइट के लिए? रुकिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाइट से लिखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, सबके लिए यही है। 45 डिग्री होता है साइन इनवर्स 1/√2, यानी साइन इनवर्स 1/1.414। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है ना, वो वैल्यू छोटी होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से रेड कलर के, तो TIR नहीं होगा, नो TIR, ठीक है। आइए ग्रीन कलर के लिए देखिए, ग्रीन कलर के लिए देखिए तो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कलर, और भी तरीके होते हैं, प्रूव कर लीजिए कि अगर म्यू की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा आ जाएगी तो TIR होगा, ऐसा भी होता है इसमें, बट ठीक है मैं ऐसे कर दे रहा हूं, साइन इनवर्स 1/1.44। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन इनवर्स 1/1.414। तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज्यादा है, उसका डिनोमिनेटर छोटा है, 44 बड़ा होता है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ग्रीन का हो जाएगा TIR, ब्लू का भी TIR ही होगा फिर तो, है ना बच्चों। ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है? ब्लू कलर के लिए साइन इनवर्स 1/1.47। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है सबका, 1/1.414। डिनोमिनेटर छोटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से ब्लू के लिए ज्यादा है, तो इसका भी TIR होगा। तो अगर कहानी पूछी जाए तो क्या होगा? ब्लू का होगा TIR, ग्रीन का होगा TIR और रेड जाएगा उधर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, 45 डिग्री वाले क्वेश्चन के लिए हम डिराइव कर सकते हैं कि उन कलर्स का जिनका μ√2 से ज्यादा आता है उनका TIR होता है, बेसिकली MCQ के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक केस ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल। ये वाला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है मार्केट का, इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ट्रेस दी पाथ ऑफ लाइट और एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइट इधर से सीधी आ गई परपेंडिकुलरली, ये 60 है, ये 90, ये 30 होगा, ये भी 90 है, तो ये होगा 60। तो यहां क्या एंगल है? ये एंगल है 30, ठीक है। अब अगर आप इस P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं बालको, तो क्या होगा स्नेल्स लॉ में बताइए? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है, स्नेल्स लॉ लगाइए। कैसे लगेगी स्नेल्स लॉ? एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन थीटा साइन E इज इक्वल टू ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, नॉर्मल के साथ देखते हैं एंगल, ठीक है। तो साइन ऑफ E आ गया आपका √3/2, यानी आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 डिग्री आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को। हो गए हमारे 10 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के। ये थे आपके रे ऑप्टिक्स के सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट सवाल, आप इनको लगा लीजिएगा। आई होप आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने की। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों।